हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि किलर्स का बॉस अपनी रीइंफोर्समेंट टीम के साथ वुजो पर अटैक कर देता है। ये देखकर वुजो तुरंत ही शीमी को कवर लेने के लिए कहता है और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर इसी के साथ इन लोगों के बीच एक फियर्स बैटल होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ये लोग लगातार वुजो पर अटैक करते हैं। लेकिन वुजो इनके अटैक को डॉज करता रहता है और देखता है कि कौन किस तरीके से अटैक कर रहा है, जिसके कुछ देर बाद वो उन्हें पुश बैक कर देता है। अपने आप को पुश बैक होता हुआ देखकर उनका बॉस कहता है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है कि यहाँ पर इतनी जल्दी भारी पड़ने लगा। जिस पर उनका साथी कहता है कि मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मेरे पैर थोड़ा थोड़ा कपकपाना शुरू हो चुके हैं। जिस पर एक बंदा समझ जाता है कि यहाँ पर जो स्मोक है उसमें हल्का पॉइजन है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़े वीक पड़ रहे हैं। इस पर वुजो कहता है कि तुम लोगों ने समझने में काफी देर कर दी, अब तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। इतना कहते ही वो अपनी स्काई सेवरिंग स्लैश से इन लोगों पर अटैक कर देता है। अब जैसे ये अटैक इन लोगों को टच करने वाला होता है कि तभी इन लोगों का बॉस आकर वुजो के इस अटैक को नलिफाई कर देता है। लेकिन इस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर ताओ सेट के डिसाइपल्स घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि लगता है एक और किलर अभी अभी अंदर गया है। तो अभी दूसरा आदमी कहता है कि वो जो किलर गया है वो भी असेंडिंग एनर्जी स्टेज पर है, यानी कि वो भी वुजो से काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे लग रहा है कि वुजो प्रॉब्लम में आने वाला है। ये देखकर वो लोग वुजो की हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं। इस पर वो उन्हें रोक देती है और कहती है कि तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है कि ब्रदर वुजो बिल्कुल ठीक होंगे और वो खुद को संभाल सकते हैं। इसलिए अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर ब्रदर चैन चैंगी और वुई वुडी को कवर करने पर फोकस करना चाहिए। इधर हम वुजो को देखते हैं जो कि उनके बॉस को देखकर कहता है कि वाह, लगता है अब कोई बंदा आया है मेरी टक्कर का। इस पर किलर्स का बॉस धूप बत्ती वाले पॉट को तोड़ते हुए कहता है कि लगता है अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा ये धूप बत्ती वाला तो पॉट मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखता हूँ कि तुम मुझे किस तरीके से मारते हो। यहाँ पर जो पॉइजन फैला हुआ था वो इसी धूप बत्ती में से आ रहा था, इसीलिए किलर्स के बॉस ने इस धूप बत्ती के पॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से अब इन लोगों को पॉइजन की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर वुजो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए इन्हें आंखें खोलकर देखने के लिए कहता है और फिर अपनी एक पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए काफी सारी एनर्जी जनरेट करने लगता है। ये देखकर ये लोग घबरा जाते हैं और कुछ कर पाए उससे पहले ही वुजो इन पर वो पावरफुल अटैक कर देता है। वुजो का अटैक इतनी ज्यादा फास्ट होता है कि इन लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिलता है और जैसे ही वुजो का अटैक इन लोगों से टकराता है तो उसकी वजह से वहाँ एक फिर से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वुजो के इतने पावरफुल अटैक को देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिर वुजो इन लोगों को चैलेंज करने के लिए इतनी आसानी से यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है जो कि उसका ताओजुन का पाथ है और वो अपने ताओजुन के पाथ की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल है। अब तक जिन लोगों को समझ में नहीं आया है शुरुआत से कि आखिर ये ताओजुन का पाथ होता क्या है, तो मैं उन्हें बताता चलूं कि ताओजुन का पाथ एक प्रकार की स्पेशल पावर है जो कि पावर होल्डर के छोटे से अटैक को भी काफी ज्यादा डेंजरस बना सकता है। वुजो के अटैक की वजह से ज्यादातर किलर्स वहीं निपट जाते हैं और अक्सर उनका बॉस ही जिंदा बचता है, जो कि अपने मरते हुए समय में वुजो से पूछता है कि आखिर ये कौन सा स्वॉर्ड स्टाइल था। तो वुजो कहता है कि ये स्वॉर्ड स्टाइल साइलेंट स्वॉर्ड स्टाइल है। ये सुनते ही वो ही करते हुए मतलब गुस्सा करते हुए वहीं मर जाता है। इस पर वुजो कहता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था कि तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ निकले कि अपनी मौत को ही दावत देने के लिए यहाँ मुंह उठाकर चले आए बिना किसी अच्छे प्लान के। इसके बाद वो पगोड़ा के किनारे आते हुए सभी से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे अटैक को नहीं झेल सकते हो तो फिर ऊपर आने की जरूरत नहीं है, वरना अगर कोई भी ऊपर आया तो वो सिर्फ मारा जाएगा। जिसके साथ ये सीन ही कट जाता है। अगली सीन में हमें वू सिटी के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक डिस्ट्रॉय हुए टेम्पल को देख पाते हैं, जहाँ पर हम दो लोगों को देख पाते हैं, जिसमें से एक इंसान होता है वही एक स्नेक डीमन होता है, जो कि इस आदमी से कहता है कि जी सिटी में अटैक करने का हमारा प्लान था और आजकल जो ताओ सेट जो भी एक्शन कर रहा है उसे देखकर ये लगता है कि हमारे ब्लड डीमन को वुजो नहीं मारा है। तो इस पर वो आदमी कहता है कि वुजो ने हमारे ब्लड डीमन को मारकर हमारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी, तो क्या तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले हो या नहीं। तो इस पर वो स्नेक डीमन खड़े होते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं, उसके ऊपर अटैक करना बेवकूफी होगी, वो इतना पावरफुल है कि अगर हम उसे अभी मार देते हैं तो फिर ये वेस्ट होगा। और फिर वो बताता है कि अब वो वुजो के साथ 9 पैलेस सेक्रेट रेल में एंटर करके थोड़ा काम करेगा ताकि वहाँ वो अपने लिए कुछ शिकार का इंतजाम कर सके। इस पर वो आदमी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम वाकई उस रेल में जाना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ जाते ही तुम्हारा कल्टीवेशन बेस सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम उन 100 एफ लिस्ट वालों के सामने नहीं टिक पाओगे। तो इस पर वो स्नेक डीमन उसे कहता है कि इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं वुजो के साथ काम करूंगा, और वैसे भी खुद को बिना बात के शो कर देना ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब चूंकि हम दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तुम बस उस रेल में जाने से पहले एक बार और जरूर इस बारे में सोच लेना, क्योंकि अगर तुमने वहाँ जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो वहाँ के ट्रैप्स में तुम फंस जाओगे और तुम्हारी एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से इरेज हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा इतनी सारी मेहनत, तुम्हारा ये कल्टीवेशन सब बेकार चला जाएगा। इस पर वो हंसने लगता है और कहता है
कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरा कल्टीवेशन बेस भले ही सप्रेस हो जाए लेकिन इसके बाद भी मेरे पास अपने खुद के तरीके हैं बचने के, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें वूजो के कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूफेंग को देख पाते हैं जो कि वूजो के लिए ग्लेज्ड आयरन को लेके आया हुआ होता है और वो कहता है कि इसे लाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वूजो उसकी बिना सुने उससे फटाफट वो ग्लेज्ड आयरन ले लेता है और बड़ा ही खुश होने लगता है और वो यूफेंग की तारीफ करने लगता है कि हम लोग अलग अलग पेरेंट्स से पैदा हुए दो सगे भाई हैं। तो यूफेंग पर इस बात का फायदा उठाते हुए वूजो के पास चला जाता है और उससे कहता है कि ब्रदर वूजो, तुम्हें पता है कि इस ग्लेज्ड आयरन को पाने के लिए मैं लगातार कई दिनों से लगातार भाग रहा था और इस समय मैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और अभी तक मैं एक रात भी सही से नहीं सो पाया हूँ, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे पास बेड गर्म करने के लिए कोई भी लेडीज नहीं थी। तो अब तुम समझ सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा एफर्ट्स किया है। इस पर वूजो उसकी पोल पट्टी खोलते हुए कहता है कि मैंने तो लोगों से सुना था कि एक यूज करने वाला आदमी स्प्रिंग बीच पवेलियन की स्टार लेडी के साथ पूरी रात एक कमरे में था। इस पर वो तुरंत ही हंसते हुए कहता है कि क्या, नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट थोड़ी है, पॉइंट तो ये है कि मैंने तुम्हें ग्लेज्ड आयरन दिया है और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मेडिकल स्किल्स को 5 बार फ्री में यूज कर सकता हूँ। तो वूजो कहता है कि 5 बार नहीं नहीं, एक बार ही काफी है। इस पर यूफेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे साथ ही मजाक करना बंद करो, तुमने तो कहा था कि हम दोनों भाई हैं, तो 5 बार ज्यादा कैसे हो गया, तुम कमीने कहीं के 3 के बारे में क्या। तो वूजो कहता है कि नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। इस पर वो कहता है ओके डन और फिर वो वहां से इतना खुश होते हुए जाने लगता है कि मानो उसने कोई जैकपॉट जीत लिया हो। उसे इतना खुश देखकर वूजो मनी मन कहता है ये कितना बड़ा बेवकूफ है। वूजो से बेवकूफ इसलिए कह रहा था क्योंकि इस ग्लेज्ड आयरन की कीमत 20,000 टेल्स होती है और उसे लग रहा था कि यूफेंग अभी उससे अपने घाटे का सौदा करके गया है। लेकिन तभी उसे एक बात समझ में आती है कि बेवकूफ तो वो है, क्योंकि जब भी वो डाइयाओ की हेल्प करता था तो डाइयाओ उसे 100-200 टेल्स में निपटा देती थी, यानी कि उसका तो लाखों का नुकसान हो गया। और ये सोचकर ही वो समझ जाता है कि वो खुद कितना बड़ा बेवकूफ है। डाइयाओ हमेशा से ही उसका बस काट रही थी और वो मजे में कटवाया जा रहा था। अब इसके बाद वहाँ पर जुआन भी भागता हुआ आता है और वो वूजो को बताता है कि लॉर्ड मो वापस आ चुके हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। इस पर वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो इस पर वो बताता है कि लॉर्ड मो ऑर्नेट हाउस को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। लॉर्ड मो ने ऑर्नेट हाउस को उनके हेडक्वार्टर्स के साथ ही खत्म कर दिया है और हो सकता है कि उन्हें इसके बारे में तुमसे कुछ बात करनी हो। ये सुनते ही वूजो थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तक रिंग ऑफ ताओ को नहीं बनाया था। तभी जुआन भी उसे तुरंत ही अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि लॉर्ड मो ज्यादा देर तक उसके लिए वेट नहीं करेंगे। इस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जरा थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। इतना कहते ही वो वहां से तुरंत ही ग्लेज्ड आयरन को लेकर भाग जाता है ताकि वो जल्द से जल्द उस रिंग को तैयार कर सके। इसके कुछ देर बाद हम लॉर्ड मो के घर को देखते हैं जहाँ पर वूजो आकर उन्हें वो रिंग देता है। इस रिंग को देखते ही लॉर्ड मो के मन में कई सारे डाउट्स उठने लगते हैं। ये देखकर वूजो भी घबरा जाता है और वो सोचता है कि कहीं लॉर्ड मो ने इसे पहचान तो नहीं लिया कि ये नकली है, लेकिन उन्होंने तो कभी इस रिंग को देखा ही नहीं है, तो हो सकता है कि उन्हें ये पता ही ना चले कि ये असली है या नकली है। तभी लॉर्ड मो उस रिंग को ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये रिंग हमारी जनरेशन में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की गई है, लेकिन ये तो ऐसे लग रही है जैसे कि एकदम नई हो। देखकर लग रहा है कि जैसे कि इसे अभी भी बनाया गया हो। ये सुनकर वूजो घबरा जाता है और तुरंत ही माहौल को संभालते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि कुंगो को देने से पहले मैंने इसे पॉलिश किया था। तो लॉर्ड मो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने असली वाली छुपा ली हो और मुझे नकली वाली दे रहे हो। तो वो कहता है कि लॉर्ड मो, रिंग तो मेरे लिए एकदम यूजलेस है, तो मैं इसे अपने पास क्यों रखूंगा। और फिर वो उस रिंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अगर आपको ये रिंग नहीं चाहिए तो मुझे ही वापस कर दो। अगर मैं लाइब्रेरी वाले ओल्ड मैन को ये दे दूंगा तो उसके बदले वो मुझे कई सारे मैनुअल्स तो फ्री में दे देगा। इस पर वो तुरंत ही हाथ मारते हुए उसे दूर हटा देते हैं और कहते हैं कि तुमने भले इसे पॉलिश किया हो, लेकिन अब दूर हो जाओ, अब ये मेरी है। और फिर वो मनी मन खुद से कहते हैं कि वैसे ये कह तो सही रहा है, ये रिंग इसके लिए यूजलेस है, तो ये अपने पास क्यों ही रखना चाहेगा। और वूजो भी फील करता है कि लॉर्ड मो ने उसकी बात पर बिलीव कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी जान तो आज बच जाती है। लेकिन वो तुरंत ही इस मैटर को यहीं क्लोज करने के लिए लॉर्ड मो से पूछ लेता है कि मैंने सुना था कि आपने मुझे बुलाया है क्योंकि आपने ऑर्नेट हाउस की फोर्ट्रेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या आप मुझे कोई खुशखबरी देना चाहते हैं। इस पर लॉर्ड मो से कहते हैं कि देखो, ऑर्नेट हाउस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसकी वजह से अब जो बची हुई फोर्सेस हैं उनका सीधा फोकस अब हम पर है और उनका सेंटर ऑफ फोकस तुम हो। तो ये पता नहीं तुम्हारे लिए अच्छी बात है या एक बुरी बात है। तो वूजो समझ जाता है कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे पूछता है कि फिर आपका प्लान क्या है। तो वो कहते हैं कि 9 पैलेस सेक्रेट रैलम कुछ ही दिनों में ओपन होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर अपनी कल्टीवेशन बेस को भी मजबूत बनाओ, क्योंकि तुमने लगातार अभी कई बार ब्रेक थ्रू किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी उतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्टीवेशन बेस पर ध्यान दो। तो इस पर वूजो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि 9 पैलेस सेक्रेट रैलम आखिर एग्जैक्टली है क्या। और उसे याद आता है कि ओल्ड घोस्ट ने भी उसे यही बताया था कि अगर वो कुंगो की इंजरीज को हील करके उसके पाथ को वापस लाना चाहता है
तो उसे 9 पैलेस सेक्रेट रेल में जाकर एक स्पेसिफिक आदमी को ढूंढना होगा। इस पर अब लॉर्ड मो से बताना शुरू करते हैं कि 9 पैलेस सेक्रेट रेल को इंसानों का एंसेस्ट्रल लैंड माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के सेजेस ने इस जगह को ऐसी जगह में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो कि ह्यूमन रेस के टैलेंट को निखारने में हेल्प करता है। 9 पैलेस सेक्रेट रेल को कुछ हिस्सों में बांटा गया है और सभी रीजन्स के अपने अपने नियम हैं और अलग अलग रीजन्स में पावर्स के यूज करने पर अलग अलग लिमिट्स हैं। इसीलिए जहाँ भी तुम होगे वहाँ का तुम्हारा जो भी एनिमी होगा वो बिल्कुल तुम्हारे ही लेवल पर होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए खतरा भी बहुत कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर सीक्रेट मैनुअल्स, ट्रेजर्स और वेपन्स भी हैं, लेकिन वो तुम्हें मिलेंगे या नहीं ये तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। इस पर वो थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अगर वहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा फाइटिंग भी होगी। इस पर लॉर्ड मो कहते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, वहाँ एक रूल है कि वहाँ का जो भी मैटर होता है वो वहीं के अंदर रहता है। सिंस अगर तुम हमारे जाते हो तो ये समझा जाएगा कि तुम में स्किल्स की कमी थी, न कि तुम्हारी डेथ को एक्सक्यूज बनाकर यहाँ पर ट्रबल क्रिएट किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, कहा नहीं जा सकता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस पर वो अपनी छाती पीटते हुए कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ पर बड़े ही शांति प्रिय तरीके से बात करूंगा और ऐसे एक्ट करूंगा जैसे कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो लॉर्ड वो भी कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे साथ सभी डिसाइबल्स को भेजने वाला हूँ ताकि वो भी ट्रेनिंग कर सकें और वहाँ पर उन्हें तुम लीड करोगे। तो वो तो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन सारे डिसाइबल्स को इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन हमारे खिलाफ है और कौन हमारे साथ है। इस पर लॉर्ड वो हंसते हुए कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हो। तो वूजो उनसे कहता है कि अगर वहाँ किसी को कुछ हो गया तो। इस पर लॉर्ड मो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हें अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। तो वूजो कहता है कि अरे फिक्र क्यों नहीं होगी, अगर आप इसी तरीके से सारे डिसाइबल्स को मरवाते रहेंगे तो फिर जब मैं सेक्लॉर्ड बनूंगा तो मेरे पास तो कोई अंडरलिंग्स होगा ही नहीं। वूजो की ये बात सुन के लॉर्ड मो इस कदर आग बबूला हो जाते हैं कि वो उसके पिछवाड़े पे एक जोरदार लात मारते हैं और कहते हैं कि मैं भी मरा नहीं हूँ, मैं भी जिंदा हूँ। लॉर्ड मो का गुस्सा होना भी जायज था क्योंकि अभी तक तो वूजो उनके पीठ पीछे साजिशें कर रहा था, लेकिन अब तो वो सीधे उनके मुंह पे बोल रहा है कि वो उनकी पोजीशन को हथिया लेगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें वूजो के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वूजो क्विंग मो के साथ बैठकर खाना खा रहा था और क्विंग मो से पूछती है कि आखिर लॉर्ड मो ने तुम्हें क्यों बुलाया था। तो फिर वो बताता है कि बस कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ बातें करना चाहते थे। और फिर वो बताता है कि वो कुछ दिनों बाद बाहर जाने वाला है, इसलिए वो चाहता है कि वो इस बीच अपना ख्याल रखे। तो वो बेचारी वूजो की चिंता करने लगती है और पूछती है कि अगर तुम कहाँ जाने वाले हो, क्या कोई परेशानी वाली बात है। तो वूजो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस कल्टीवेट करने के लिए एक रैंडम प्लेस है जहाँ सेक्ट के सभी डिसाइबल्स जा रहे हैं, जिसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है। लेकिन शायद वूजो की किस्मत गधे के लार से लिखी गई थी, क्योंकि वहाँ पर जुआन भी आ जाता है और वो सीधे आते ही कहता है कि अभी भी मुझे रूहन बताया कि हम लोग 9 पैलेस सेक्रेट रेल में जाने वाले हैं, तो क्या ये बात सही है। बेचारा वूजो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। और कोई मूवी खड़े होते हुए उससे पूछती है कि मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे पता है कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर डेमोनिक कल्टिवेटर्स रहते हैं जो कि आए दिन लोगों को मारते रहते हैं, तो तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम किसी खतरनाक जगह नहीं जा रहे हो। तो वो तुरंत ही माहौल को संभालते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम लोगों के ऊपर कोई टैग थोड़ी ना लगा हुआ है कि हम लोग तावशक से हैं, इसीलिए हम लोग अपनी प्रोफाइल को लो रखेंगे और कोई भी हमें नोटिस नहीं करेगा। तो वो बड़ी मासूमी से कहती है कि सच में कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वूजो की किस्मत गधे के लार से लिखी गई है, तो फिर उसके साथ सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। इसलिए वहाँ पर यूफेंग आ जाता है और वो आते ही सीधे कहता है कि ब्रदर वूजो, तुम्हारी 9 पैलेस सेक्रेट रेल में जाने वाली बात हर जगह वायरल हो गई है, इसीलिए वो लोग रेल में सीधे तुम पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज समझ कर रहना। उसके वहाँ आते ही एकदम सभी लोग साइलेंस हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वूजो की आंखें गुस्से के मारे लाल हुई होती हैं और वो इन लोगों को मनी मन गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारा माँ का चरण स्पर्श करूँ, तुम लोग कमीनों मेरी जिंदगी झंड करने पे लगे हुए हो। वूजो की लाल आंखों को देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि लोगों के यहाँ से खिसकने का टाइम आ गया, इसीलिए ये लोग बिना रेडी स्टेडी को बोले यहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा वूजो सिर्फ ये करने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाता है। लेकिन अब बारी आती है अपनी बीवी के सवालों के जवाब देने की, जो कि अब काफी सीरियस होते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम 9 पैलेस सेक्रेट रेल में क्यों जाना चाहते हो। इस पर अब समझ जाता है कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ज्यादातर चीजें उसे पहले ही पता चल चुकी हैं। इसलिए वो उसे बताता है कि वो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसने यहाँ पर काफी सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया है और अभी इस समय वो यहाँ पर लाइमलाइट बना हुआ है और अगर वो यहाँ पर रहा तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वो इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए 9 पैलेस सेक्रेट रेल में जा रहा है। इसके अलावा वो इसलिए भी जा रहा है क्योंकि उसे पता चला है कि वहाँ पर कोई ऐसा आइटम है जो कि उसके पाथ को बिल्कुल ठीक कर सकता है, इसीलिए वो जाकर उस आइटम को भी लेना चाहता है। ये बात सुनते ही कोई थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सच में मेरे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए जा रहे हो। तो इस पर वूजो उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर वो बेचारी रोते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है वूजो, और वूजो भी उसका नाम लेते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, कहता कोई मो, और फिर ये करती है वूजो। और अब जैसे ही मूवमेंट बनता है और लोगों के बीच किसी भी से होने वाली होती है और जैसे ही वूजो करता है तभी भी देखते हैं कि ऊपर से कुछ लोग लड़ते हुए गुजरते हैं और हम देखते हैं कि वो चश्मे से एक डीमन से फाइट कर रहा होता है जो कि रेड किंग होता है। लेकिन वो जो अपने प्रोग्राम में इतना ज्यादा फोकस होता है
कि उसे फील ही नहीं होता है कि उसके आसपास से कोई निकला भी है। लेकिन क्विंग उसे फील कर लेती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अभी अभी हमारे ऊपर से कोई गुजरा है। तो वो कहता है अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें बस गलतफहमी हो रही है, चलो चलो कंटिन्यू करो। और अब जैसे ही वो फिर से क्विंग का मूड बनाता है कि तभी ये लोग फिर से उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। इसकी वजह से क्विंग का फोकस टूट जाता है और वो कहती है कि नहीं नहीं, इस बार पक्का हमारे ऊपर से कोई गया है, तुम बाहर जाके चेक करके आओ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और जल्दी चेक करके आता हूँ। लेकिन अब बेचारे का दिमाग इतना ज्यादा घूमा हुआ था क्योंकि उसे गुस्सा आ रही थी कि उसके इतने ज्यादा अच्छे मूवमेंट को उसने 2 बार बनाया और दोनों बार किसी ने बैंड बजा दी। अब इसी टाइम पर हम बाहर साइड चश्मिश को देखते हैं जो कि उस डीमन से कह रहा होता है, जो कि रेड किंग होता है, उससे कहता है तुमने कई सारे लोगों की जान ली है, इसलिए आज तुम बचोगे नहीं, आज हम तुम्हें उन गुनाहों की सजा देंगे जो कि आज तक तुमने किए हैं। इस पर रेड किंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मुझ पर हमला करो, इस तरीके से पका के तो मत मारो, और वैसे भी वो लोग मरना डिजर्व करते थे। इस पर अब चश्मिश अपने साथियों के साथ सीधे रेड किंग पर अटैक कर देता है। तो ये देखिए रेड किंग अपने पीछे की ढाल को निकाल लेता है जो कि सभी चीजों को एब्जर्व कर लेती थी और ये उससे अपनी डिफेंस करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उसकी ये डिफेंस शील्ड पूरी तरीके से 2 हिस्सों में टूट चुकी थी और रेड किंग भी काफी इंजर्ड हो चुका था। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।